बहुत थियोरेटिकल चले जाते हैं। फ़ाकिर भाई, धार्मिक होना और सांप्रदायिक होने में क्या अंतर है? क्योंकि अगर कोई आदमी धार्मिक है, जैसे मेरे अब्बू जो है बहुत नमाज़ी हैं, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, वो धार्मिक आदमी है। तो क्या धार्मिक होना ही सांप्रदायिक होना है? क्या धर्म का एक सांप्रदायिक व्यक्ति के लिए धार्मिक होना ज़रूरी है? या कि जो धार्मिक वो सांप्रदायिक हो ही जाएगा? पहले इसका जवाब दे लें, उसके बाद दूसरे पे आते हैं, दूसरे सवाल पे। अनम्यूट कर लें फ़ाकिर भाई। इसका स्पष्ट उत्तर है कि दोनों में कोई संबंध नहीं है, धार्मिक होने और सांप्रदायिक होने में। बल्कि व्यवहारिक रूप से मैं अपने जीवन के अनुभव से, किसी थ्योरी से नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि अक्सर मैंने जो धार्मिक लोग नहीं हैं, जो गुंडे टाइप के लोग हैं, उनको ज्यादा सांप्रदायिक देखा, ज्यादा कॉम्युनल देखा, जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और धार्मिक लोगों को उल्टा मैंने, अगर वो सचमुच में धर्म को मान रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको इतना सांप्रदायिक नहीं देखा। मैंने कई इमामों को देखा कि जो मस्जिद के इमाम हैं और शाम को एक साधु बाबा के साथ बैठ के चाय पीते रहते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो लोग धार्मिक लोग हैं, उनको सांप्रदायिक समझना बहुत बड़ी भूल है मेरे हिसाब से। क्योंकि सांप्रदायिकता एक राजनीतिक मसला है। और ये राजनीतिक मसला, जैसे कि आपने एक सवाल पूछा था कि अंग्रेजों ने ऐसा किया, लेकिन अंग्रेजों की ये देन नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये सांप्रदायिकता का नैरेटिव का जन्म हुआ है। ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे, जो शब्द आप बोल रहे थे, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के कारण संख्या बल बड़ा प्रमुख हो गया। जैसी बात चल रही थी, तो उसमें पसमानदा की संख्या 85% है, बहुत ज्यादा है, इतना तो सब लोग मानेंगे। तो बहुत, अब जो डोमिनेंस, जिसको एंटोनियो ग्राम्सी डोमिनेंस बोलता है कि अस्त्र शस्त्र के आधार पर, शारीरिक पावर के आधार पर सत्ता, जो वो मुगल काल और तुर्क काल में थी, वो संभव नहीं थी। अभी डेमोक्रेटिक सत्ता आ गई, वो भी पावर था, तो पावर का शक्ल, नक्शा बदल गया, शक्ल बदल गया। तो अब बहुत जरूरी था उनको इंटरगेट करना, कि जिसको एक्सक्लूड करते थे, अपने साथ खाने नहीं देते थे, पीने नहीं देते थे, उसी वर्ग को, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर शासक वर्ग के लिए जरूरी हो गया कि उसको खुद में शामिल करे। और ये शामिल करने के लिए एक सांप्रदायिकता, रिलीजन का नैरेटिव तैयार करना बहुत जरूरी हो गया। तो इसी के तहत जो आदमी आपका दुश्मन है, वही आपके पीछे कैसे आएगा? दो हितों में अस्मिता दो तरह की होती है। एक वास्तविक अस्मिता होती है जो आपके हितों को रिप्रेजेंट करती है, और एक अस्मिता होती है जो सिर्फ आपके मार्कर, दाढ़ी बढ़ाने या बाहरी चीजों से आपको पहचान वाली, सिखनात की जो सियासत। तो इसमें हुआ क्या कि मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए भी जरूरी हो गया कि अपनी छोटी जातियों को अपने साथ जोड़ें, अपने में मिलाएं और उदारता दिखाएं। तो इसके कारण से ही सारा वो जो आप देख रहे हैं सांप्रदायिकता का नैरेटिव, सारा नैरेटिव तैयार हुआ कि अपने अपने छोटे जातियों को लुभाने की कोशिश है। गांधी जी को भी देखिए, तो हरिजन को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। तो इसी तरह मुसलमानों में भी पसमानदा को, और जितनी ही जागरूकता पसमानदा में आती है, उतने ही ज्यादा वो सांप्रदायिक। इसलिए दोनों आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो जागरूकता है पसमानदा के अंदर, और जो अशराफ के अंदर जो इस्लामवाद या सांप्रदायिक, दोनों कोटरमिनस है, एक साथ जन्म लेता है। और इसको समझने की कुंजी वहीं से आती है कि ये जाति के प्रश्न को, जो वास्तव में हमारे हितों से जुड़ा हुआ है, उसको ढकने के लिए ये काम करती है। और चूंकि हम सत्ता में नहीं है, पसमानदा या जो भी छोटे जाति का आदमी है, तो उस पर यह सिखनात लाद दी जाती है। और अस्तित्वगत एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, संकट से निपटने के लिए मजबूरी हो जाता है। एक एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कि मेघालय एक मातृ प्रधान समाज है, लेकिन वहां का भी मुख्यमंत्री पुरुष ही बनता है। यानी कि हमारे पूरे विमर्श को शासक वर्ग निर्धारित करता है, न चाहते हुए भी। जब अखलाक मारा जाता है, वो तो अर्थात एक वास्तविक घटना है, तो आपको लड़ाई मुस्लिम के रूप में करनी पड़ जाती है, आप कितना भी पसमानदा का बात कर ले। तो ये जो थोपना है आप पर, जो इम्पोज आइडेंटिटी की जाती है, यही सांप्रदायिकता का अर्जिन और जन्म का कारण है। तो हमारी लड़ाई बहुत कम्प्लेक्स हो जाती है। बोलना बड़ा आसान है कि हम पसमानदा विमर्श से लड़ेंगे, लेकिन जब इमीडिएट आइडेंटिटी, यानी जो एग्जिस्टेंशियल, अभी इसेंस, एक जेपी सात्र बोलता है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड द इसेंस। तो इसेंशियली तो बहुत सही बात है कि पसमानदा के लिए हम लड़े, लेकिन उसके पहले हमारा एग्जिस्टेंस है, इमीडिएट। आप मारे जा रहे हैं या आपको
सताया जा रहा है मुस्लिम के आधार पे, तो आप विरोध भी तो मुस्लिम के आधार पे ही करेंगे। तो ये जो मुस्लिम के आधार पे विरोध करने की मजबूरी है, वही सबसे बड़ी समस्या है। और इसी का हल पसमानदा समस्या का हल है। ये जो मजबूरी है हम पर जो इम्पोज कर दी जा रही, इससे कैसे मुक्त हो, इसी में वो जी, हमारा जी, सारा जो अभी फ़कीर आज का भाई विमर्श का वो बिंदु होना चाहिए। जी, जी। जी, फ़कीर भाई आप ना सातरे की बात कर रहे हैं वो सही है। सातरे ये भी एक कोटेशन था उनका बड़ा अच्छा कि यहूदी जो है वो इंसान होता है, लेकिन लोग उसको यहूदी समझते हैं। मतलब बाकी लोग उसको यहूदी समझते हैं, वो भी एक इंसान है। तो किस तरीके से आइडेंटिटी थोपी जाती है, कैसे आपकी पहचान दूसरे कैसे देख रहे हैं, इस पे वो डिपेंड करता है। हम खुद को पसमादा पहचान को आगे रख के बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको मुस्लिम ही समझ के बात की जाए, तो इससे डिपेंड करता है कि हम इतने फ्री नहीं है, हमारी चॉइसेस इतनी फ्री नहीं है कि हम जो है बिल्कुल। अपने आप को कैसे कैसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी एक एक सवाल और तो इसका जवाब दे फिर मैं वक़ार भाई पर जा रहा हूँ जी, जी, जी। कि जी, जी। ये फीलिंग कि हुँ। मैं और दूसरे मतलब कि वी एंड दे की जो अदर, फीलिंग है अदर, अदर। ये जी, अदर जी। हाँ, अदर की जो फीलिंग है ये बहुत मतलब नेचुरल फीलिंग है। मुझे नहीं लगता इसमें इसको जो है कोई भी इसको अवॉइड कर सकता है। हम आपस में जैसे हम पसमादा है, हम बैठ के बात कर रहे हैं कि वी की फीलिंग आ रही है। तो इसको और इसको बताया जाता है कि यही सांप्रदायिकता की जड़ भी होती है। तो इसको कैसे इसको जी, किया जी। जाए? क्योंकि ये तो फीलिंग रहेगी हमेशा ही। थोड़ा तो ब्रीफ अब्दुल्ला में आप भाई, थोड़ा बताइएगा। अब्दुल्ला जी, भाई हाँ, ब्रीफ में ही मैं बता रहा हूँ मुख्तसर में जी, कि अब्दुल्ला जी, भाई आप समाज शास्त्र के आदमी हैं, सोशियोलॉजी के, तो मेरी बात को बेहतर जी। समझ पाएंगे। ये नेचुरलिज्म एक बहुत बड़ा गठन और मिथ है। नेचुरल करके कोई अच्छा, चीज नहीं होता है। ये अच्छा। अगस्त कॉम्ती करके एक सोशियोलॉजी का फादर समझा जी, जाता जी, पिता, उसकी उन्होंने देन उन्हीं थी। से बात कर रहा और हूँ। इसका बड़ा, हाँ हाँ, पॉजिटिविज़्म तो इसका बड़ा विरोध हुआ पॉजिटिविज्म का, कि नेचुरल नहीं, सब कुछ ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है। नेचुरल करके कि ये नेचुरल है भी, नेचुरल, ये भी एक गढ़ंत है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। अदर का भी अच्छा, कंस्ट्रक्शन होता है, एक नैरेटिव सीट किया जाता है, और नैरेटिव वो पॉलिटिकली सीट, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, हित है, वो धुरी है, वही गियर है, उसी के चारों ओर सारा नैरेटिव चित। तो जो पॉलिटिकल हित है, वो इस तरह के नैरेटिव को जन्म देते हैं। नेचुरल करके कुछ नहीं होता कि नेचुरल, नेचर वगैरह जो का जो सिद्धांत है, बहुत ही मतलब खारिज किया जा चुका है आज के डेट में। और जी, दुर्खीम हो, लेवी स्ट्रॉस हो, ये इसको संरचनावादी और इतिहासवादी दोनों स्कूल इसको नहीं मानते। तो ये कोई इतने, तो ये वे का जो अदर का कंस्ट्रक्शन होता है, आप अदर के रूप में अशराफ को देखना चाहेंगे या अदर के रूप में हिंदू को देखना चाहेंगे, तो अपने अपने हितों से निर्धारित होता है कि आपका अदर कौन होगा। और कौन ये होगा? सेल्फ भी, जो सेल्फ की धारणा भी अब बहुत फ्लीटिंग होती है। सेल्फ कोई कांस्टेंट चीज नहीं है, ये बदलता रहता है संदर्भों के अनुसार। कल तक जो पसमानदा था, उसका अदर हिंदू था, लेकिन जब उसमें जागरूकता आती है तो उसका अदर अशराफ हो जाता है, जो शासक। हुँ, लेकिन ये अदर भी दो किस्म का है, एक वास्तविक अदर जो सचमुच में आपके हितों के खिलाफ है, और एक कंस्ट्रक्टेड इमेजिनरी, जिसको नेशन एंडरसन वगैरह बोलता है, नेशन एक इमेजिनरी कम्युनिटी की बात, इमेजिनरी जिसको बार कम्युनिटी है। बार हरारी भी बात करता है। तो जी, जी। इमेजिनरी कम्युनिटी के रूप में अदर खतरनाक है। लेकिन एक वास्तविक हितों के विरोधी, जो आपको हिस्सेदारी पॉलिटिकल नहीं लेने दे रहा है, जो आपके मेटेरियल इंटरेस्ट, जो ठोस इंटरेस्ट है, उसके खिलाफ है, वो वास्तविक अदर है। तो अदराइजेशन हमेशा बुरा नहीं होता है। अदराइजेशन अगर आपके वास्तविक हितों का जो दुश्मन है, उसको अदर मानते हैं। तो जैसे एक लेनिन का एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो लंदन में खड़ा था, तो उसने बोला कि ये पुल उनके हैं, हुँ, और ये जहाजें भी उनकी हैं। तो लोगों ने समझा कि वो रूसी है, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि ब्रिटेन का है, ब्रिटिश लोगों का, हुँ, वहां मतलब अदर का। लेकिन उसके कहने का मतलब ये था कि मैं गरीब आदमी हूँ, प्रोलेटारियत हूँ, और ये पूंजीपतियों का है। तो ये अदराइजेशन हमेशा बुरा नहीं होता है, अगर आप अपने वास्तविक विरोधी को अदर समझते हैं, उनके हैं। जैसे हुँ। कोई इस तरह से कहता है कि ये जो लड़ाई है पर्दे प्रथा वगैरह की, तो एक आदमी बोल दे कि ये उनकी लड़ाई है, तो ये इसमें गलत नहीं है। क्योंकि सचमुच में आप देखेंगे कि मंसूरी भाई एक है, बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा कि जो हाँ एक जी, चूड़हानी ने, वो संविधान। पर्दे में नहीं रह सकते, उसको काम कर। फ़कीर भाई कुछ-कुछ सवाल है जी। मैं चाहता हूँ ब्रीफ में आप जवाब दें। पहले तो ये कि ये जो धार्मिक रिवाइवलिज़्म हुआ है तो इसने कैसे जो है सांप्रदायिकता को बढ़ा दिया। जैसे हम ये देख रहे हैं कि 80-90 के दशक के बाद ये बढ़ गए। सांप्रदायिकता जी, जी। मुस्लिम समाज में हमको बढ़ती हुई नज़र आती है। इवन कि हिंदू समाज में भी एक एक मैंने इम्तियाज़ साहब का एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें बताया था कि जब 90 के दशक में धर्म जो है रोड पे चले आए। जश्न मनाना, इस तरह करना, जैसे हम मिलाद-विलाद भी देख रहे हैं। हाँ, इस तरीके से जो धर्मों का हाँ, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन होने लगा,
उसने सांप्रदायिकता को बढ़ाया और 90 के दशक में ग्लोबलाइजेशन से भी इसको जोड़ के वो देख रहे हैं कि कैसे हमें अपनी जड़ें कमज़ोर होती दिखी, हमारी रूढ़ियाँ कमज़ोर होती दिखी। हम ये देखने लगे कि भई अब तो जीन्स चल रहा है तो बुर्का चला जाएगा या कि अब तो जो है इन रिवाजों पर क्वेश्चन हो रहा है, फेमिनिज़्म जो है बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें भी जो है कैसे जो है धर्मों को दोबारा ज़िंदा कर दिया और सांप्रदायिकता को बढ़ा दिया। इसको थोड़ा समझाइए। और एक और सवाल है मैं एक साथ जोड़ दूँ। एक इस्लामिक स्टेट के ऊपर बार-बार क्वेश्चन आता है कि इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं मुस्लिम समाज फलाना-ढिमका। तो एक हम्म इस्लामिक स्टेट और स्टेट ऑफ इस्लाम क्योंकि मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है स्टेट ऑफ इस्लाम की बात करते हैं। इस्लामिक स्टेट तो उस स्टेट हम्म का तो उस वक़्त कोई बात ही नहीं थी, स्टेट का तो वजूद ही नहीं था। समुदाय थे, हम्म सिटीज़ मतलब शहर के समुदाय थे, इस तरीके से चीज़ें थी। तो उसको थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा हम्म ब्रीफ में और जो भी साथी सवाल करना चाह रहे हो, सवाल कर लें। जी, फाकिर भाई, आपको शुरू जी। करो। आ, ये जो लड़ाई थी सेक्युलरिज्म की, वो लड़ाई ये थी कि धर्म को एक व्यक्ति के आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने वाले एक साधन के रूप में देखा जाए, कि स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं, आध्यात्मिक जरूरतें होती हैं एक इंसान की। तमाम जैसे भौतिक जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान की जो जरूरत है, उसी तरह मनुष्य की स्पिरिचुअल जरूरत भी होती है। तो उसी का और इसकी दखलंदाजी आदमी के जो पॉलिटिकल सियासी हलके में उसका दखल ना हो, पॉलिटिकल मामले में उसका दखल ना हो, ये एक मॉडर्न जदीदियत जिद्दत मॉडर्निटी आने के बाद समझ बनी, जो एक दुरुस्त समझ भी थी। लेकिन लोगों ने क्या किया कि जब इनके लेकिन ऐसी समझ जो पसमानदा के पक्ष में जाती थी, डेमोक्रेसी जमहूरियत के पक्ष में जाती थी, कि अगर धर्म को अलग कर दिया जाए राजनीति से तो इसमें किसका फायदा है? निश्चित रूप से पसमानदा का फायदा है। क्यों? कि तब वास्तविक जो मुद्दे हैं, पिछड़ेपन के मुद्दे, मासी यानी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, एडुकेशनल बैकवर्डनेस के मुद्दे, सोशल जस्टिस के मुद्दे फॉर फ्रंट मरकज में, केंद्र में आ जाते। तो धर्म कहीं गलबा हो, राजनीति जीवन के हर क्षेत्र में धर्म, रिलीजन, मजहब का गलबा हो, इससे किसको फायदा होगा? सिंपली आप सोचिए, उस आदमी का फायदा होगा जिसका धर्म पे कब्जा है। और निश्चित रूप से अभी जो वास्तव में धर्म पे किसका कब्जा है? पसमानदा का तो कब्जा नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, जो इदारे हैं, इस्लामिक सेंटर है या हिंदू को जो सेंटर है, किसी भी धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियन के जो सेंटर है, उस पर किसके? जो पिछड़े लोअर कास्ट के क्रिश्चियन, मुस्लिम या हिंदू, उनका तो कब्जा है नहीं। तो धर्म का गलबा कौन चाहेगा? जो उनका अपर कास्ट है वही चाहेगा कि धर्म की प्रमुखता हो। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि धर्म पर जिसका कब्जा है उसी का तो फायदा होगा। इसलिए कौन आदमी इसमें इंडल्ज है या गुमराह हो के कौन दंगा कर बैठता है, ये मत देखिए। दंगा करने से फायदा किसको है, इसको फुरकान और कसौटी बनाइए तो बात समझ में आ जाएगी कि दंगे से फायदा किसको होता है। और दंगे वही आदमी दंगे को सपोर्ट करेगा या एक गुमराह आदमी करेगा। तो ये अगर पसमानदा में कोई इस तरह का सांप्रदायिकता, मैं नहीं मानता कि पसमानदा सांप्रदायिक अचानक हो गया है या मिलादुल नबी मनाने से। ये एक सांस्कृतिक जरूरत है, कल्चरल जरूरत है, उत्सव धार्मिकता है। जैसा कि फयाज साहब बोलते हैं कि हमारी जो हिंदुस्तान की जमीन है एक उत्सव धर्मी जमीन है। जो अरब की जमीन थी वो रेगिस्तान था, हरा भरा इतना नहीं था। तो हमारी जमीन, अब जो मेटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है कि मटेरियल कारण होता है, तो भारत की भूमि जो है सस्य श्यामला है, उत्सव धर्मी है, फेस्टिव है। यहाँ हर बात में आदमी फेस्टिवल मनाता है। तो मिलादुल नबी या कैसा भी फेस्टिवल कोई भी मनाए, क्रिश्चियन मनाए, आदिवासी सरहुल मनाए, ये यहाँ के जमीन से जुड़ा हुआ आदमी सिर्फ मुस्लिम या हिंदू नहीं होता है। इसके अलावा वो भारतीय और बिहारी बहुत कुछ, उसकी कई अपनी जमीन से भी जुड़ा होता है ना। अगर समुद्र किनारे केरल का है तो उसमें मछली खाएगा वो। तो उसकी कई कई मतलब कई कई जिंदगी से जुड़े मसले होते हैं। तो इसको मैं नहीं मानता कि ये सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है ये सांप्रदायिकता के नाम पे जिनका धर्म पे कब्जा है वो राजनीति में काबिज होना चाहते हैं। इसका सीधे सीधे मैं सियासत, इसलिए जी, 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 सांप्रदायिकता एक पॉलिटिकल फाकिर मुद्दा है, एक पॉलिटिकल जी, मुद्दा है, जी। एक शब्द में पॉलिटिकल मुद्दा जी, है। जी। जी, इसको भी बिल्कुल, मैं ये बोलता रिलीजियस हूँ मुद्दा कि नहीं। कि